टॉपिक है बेटा स्कैटरिंग ऑफ वाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या टॉपिक है आज? देखो, फिर टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट और why the sky look blue, why the deep ocean look blue during sunset and rise सही लिखे हैं? नहीं लिखे? जेड और एस का मामला है, और बताओ, छोड़ो। ड्यूरिंग सनसेट एंड राइज सन लुक्स पिंक, नहीं रेड। वो कहा है ना, वो थोड़ा सा बहुत पहले की बात है, बताएंगे नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा कि जब हम बहुत छोटे क्लास में पढ़ते थे तो एक पिंकी नाम की लड़की थी, क्रश थी, क्रश। इसलिए भाई थोड़ा सा आ जाता है, उतना हटा दिया जाएगा। और हाँ, बट इनमें क्या हंसेगा? सर की क्रश थी तो हंसने वाला बात हो गया, ये तो दुख वाला बात हो गया, तुम बोला ना। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज इट लुक रेड, और वाई द साइन या सिंबल ऑफ डेंजर इज रेड। देख भाई सुनो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जानते हैं? रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना कि जब किसी सरफेस से टकराने के बाद से जब लाइट बाउंस बैक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। दो तरह का पढ़े थे, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ना, उसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या समझे आप? यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नथिंग बट द डिफ्यूजन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नथिंग बट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे होता है बेटा, ध्यान से सुनने वाली बात है। यहां थोड़ा सा मैंने इतने सारे चीजों को पढ़ना है, आपको डिटेल में तो यही पढ़ना है, ये हटा दिया है, केवल नाम दिया हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, बाकी पढ़ना नहीं है। पहले इनको पढ़ना होता था तो हम वर्बली बता देंगे। अरे बस समझ में आओ, देखो यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ध्यान से सुनो। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे बड़े पार्टिकल्स है। क्या है बेटा? छोटे बड़े पार्टिकल्स है। और उस छोटे बड़े पार्टिकल से जब लाइट टकराता है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अरे बात समझ में? और उसी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब टकराने के बाद से कहीं भी चला जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज scattering of light is nothing but diffuse रिफ्लेक्शन। बता दीजिए पहले, इतना बात ठीक है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है,
ये कहां हो रहा है? तो जब ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है, क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में हो रहा है। और एटमॉस्फेयर में ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है बाबू, पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स स्मॉल भी हैं और बिग भी हैं। स्मॉल पार्टिकल जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गैस के पार्टिकल, गैसेस जैसे माने वही जैसे वाटर एंड अदर गैसेस। बिग पार्टिकल जैसे कि डस्ट पार्टिकल। बोलो क्लियर है इतना बात? तो इन पार्टिकल से टकराने के बाद से, छोटका हो या बड़का हो, इन पार्टिकल से टकराने के बाद से लाइट इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाता है। उसी को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, यहां से लाइट आया, इस पे पड़ा और ये इधर भाग गया, और कोई कोई दूसरा लाइट आया, वो इधर भाग गया, और कोई तीसरा पार्टिकल है, इस पे कोई लाइट पड़ा और वो इधर भाग गया। तो क्या ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है? नहीं, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग पार्टिकल से लाइट अलग अलग टकरा करके अलग अलग डायरेक्शन में जब चले जाते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। और इसी को तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। बोलो क्लियर है इतना बात? लिखो इसको, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट एक स्पेशल तरह का स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। टिंडल इफेक्ट भी लाइट का ही स्कैटरिंग ही है। इस इफेक्ट के बारे में टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन या वेरी फाइन सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन से जब लाइट को पास करते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल होने लगता है ड्यू टू स्कैटरिंग, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट गिवन बाय what he said कि when we pass the light through the solution like colloidal solution or very fine suspension solution, the path of light became visible, the path of light became visible, and that is due to the scattering of light. It is called Tyndall effect. ध्यान से सुनो कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, अच्छा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन, 9th में पढ़े होंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल जो है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के और 1000 नैनोमीटर तक, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो तो उनको कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर जो पार्टिकल है, जैसे पानी में चीनी डालते हैं ना, घोल देते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। अरे बात समझ में? वैसे ही अगर कोई ऐसा पार्टिकल जब पानी में डाल दे और उसको घोल दे, लेकिन उस पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के और 1000 नैनोमीटर के बीच में हो तो हम उसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये मान लीजिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अरे बात समझ में? और ये रहा हमारा लाइट, ये रहा लाइट। तो जब लाइट इस कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करेगा ना तो हमारे लाइट के हमारे विजिबल रेंज कितने हैं? हमारे विजिबल है 370 नैनोमीटर से लेकर के 720 नैनोमीटर तक। ये जो वेवलेंथ वाला लाइट है ना, ये इनसे टकरा सकता है और टकरा करके ये क्या हो जाएगा? इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएगा। और जब इधर उधर स्कैटर्ड होगा ना तो इसके अंदर से जो लाइट जाता हुआ आपको दिखेगा, माने इसका पाथ विजिबल हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इसी को नाम देते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। क्या नाम देते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से या कोलाइडल लाइक सब्सटेंस वाले सॉल्यूशन से जब लाइट को पास किया जाएगा तो लाइट के पाथ विजिबल हो जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये काम केवल और केवल स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही पॉसिबल है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो क्या हम टिंडल इफेक्ट को ये बोल सकते हैं कि ये स्पेशल फेनोमेना है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक स्पेशल फेनोमेना है जो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल लाइक सॉल्यूशन
में ही ऐसा होता है, जिसके वजह से लाइट का पाथ विजिबल होने लगता है। आप सुबह में खिड़की खोलते हैं, सुबह में खिड़की खोलते हैं, सूरज की रोशनी जब अंदर आती है तो उसका पाथ ऐसा लगता है ना कि हाँ अंदर आ रहा है, सूरज का रोशनी अंदर आ रही है तो उसका पाथ आपको दिखता है ना कि हाँ इधर से आ रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। पहले बताओ टिंडल इफेक्ट समझ में आया कि नहीं है? तो टिंडल इफेक्ट क्या है? दिस इफेक्ट क्या? व्हेन लाइट पास थ्रू, सुनो, व्हेन लाइट पास थ्रू कोलाइडल और फाइन suspension, then the path of light became visible. क्या बोले हम? then the path of light became visible is known as Tyndall effect, and that is given by Tyndall. बता दीजिए क्या दिक्कत है इसमें? कुछ ऐसा ही मिक्सचर हमारा एटमॉस्फेयर है, जो छोटे बड़े पार्टिकल का मिक्सचर है। बोलो क्लियर है इतना बात? जब उससे लाइट होकर के गुजरता है ना, तो कुछ छोटे वेवलेंथ वाले, ध्यान से सुनना, तो हम लोग बात कर रहे हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है कि वाई स्काई लुक्स ब्लू। तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? वाई आसमान लुक्स नीला। ध्यान से सुनना, एकदम परफेक्ट चीज है। देखो, हम जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल हैं, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल है बाबू, वो पार्टिकल छोटहन और बड़हन दोनों है। अरे छोटा और बड़ा। बड़े पार्टिकल जैसे कि डस्ट पार्टिकल, डस्ट। स्मॉल पार्टिकल जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कहने के लिए वाटर मॉलिक्यूल। बोलो क्लियर है बात? एंड ईटीसी। क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस और इसमें डस्ट भी है। तो बड़े पार्टिकल जैसे छोटे पार्टिकल, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल। ध्यान से सुनना, ये डस्ट का साइज जो है वो इतना बड़ा है कि हमारे विजिबल लाइट समझ रहे हो ना? अरे 370 से लेके 720 वाले, वो हमारे विजिबल लाइट है। ये हमारे विजिबल लाइट को स्कैटर्ड कर देता है। लेकिन मजे की बात है, इनका मात्रा कंपैरेटिवली इनसे क्या है? कम है। तो अगर लाइट बड़े पार्टिकल से टकराएंगे तो सारे के सारे कलर वाले लाइट स्कैटर्ड होंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे बड़े पार्टिकल से टकराएंगे तो 7 कलर का होता है ना व्हाइट लाइट, तो सारे कलर के लाइट क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो आपको वो चीज व्हाइट दिखाई देगा। लेकिन जब ये स्मॉल पार्टिकल से टकराएंगे तो कम वेवलेंथ वाले, कम लैम्डा वाले लाइट ही स्कैटर्ड होंगे। पहले बताओ इतना बात क्लियर है? तो अरे इनका वेवलेंथ कम है। किनका? माने लाइट में तो अलग अलग वेवलेंथ का, माने लाइट जो है वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर। 7 कलर मतलब अलग अलग वेवलेंथ वाला है।
और उसका विजिबल रेंज, हमारा विजिबल रेंज 700 माने 720 तक है, 370 से 720 तक। तो अगर ऐसे पार्टिकल जिनका साइज बहुत कम है, मतलब ऐसे हैं, और उनमें कम वेवलेंथ वाले जब गुजरेंगे तो उससे टकराएंगे, और टकराएंगे तो वो बिखर जाएंगे मतलब स्कैटर्ड हो जाएंगे। अरे बोलो। तो स्कैटर्ड लाइट हमारे आंख में आएगा तो वो चीज हमको वैसा दिखाई देगा। अगर सब स्कैटर्ड हो गया, माने सातों के सातों कलर स्कैटर्ड हो गया, वो आए तो हमको व्हाइट दिखाई दे। लेकिन अगर कोई, अब जैसे वीव ग्योरी है, ये वाले को हम कहते हैं कि ये ब्लू है। अरे बात समझ में, ये हमारा ग्रीन है, और इसको हम ऑरेंज या रेड कहते हैं, माने येलो या रेड कह देते हैं। तो हो गया हमारा तीन प्राइमरी कलर। हमारा आंख इससे ज्यादा सेंसिटिव है, माने इन कलरों को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव है। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है किसको लेकर के? येलो वाले को लेकर के। येलो हमारे आंख को क्या नहीं करता है? चुभता नहीं है। येलो कलर के लाइट हमारे आंख को चुभता नहीं है। बाकी दूसरे कलर के लाइट हमारे आंख को चुभेंगे, लेकिन ये चुभेंगे मतलब वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस सा फील होगा आपको। अब ध्यान से देखना, इनका वेवलेंथ कम है, माने ब्लू कलर का लाइट का वेवलेंथ क्या है बेटा? कम है। इनका लैम्डा कम है और इनका लैम्डा ज्यादा है। अरे बोलो हाँ या ना। लैम्डा मतलब वेवलेंथ होता है, लैम्डा मतलब। तो अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगे तो बड़का से तो बड़ को टकरा सकता है, छोट को टकरा सकता है, तो ये तो सब टकराएंगे और सब स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो सब स्कैटर्ड होंगे तो हमको वो चीज व्हाइट दिखेगा। अरे बात तो समझ आ रहा है। लेकिन जिनका साइज कंपैरेटिवली छोटा है, तो बड़का वाला तो फान के चल जाएगा सब, छोटका वाला टकरा जाएगा सब उससे। तो जो छोटका वाला टकराएगा सब, तो वो स्कैटर्ड हो जाएगा सब। तो वो स्कैटर्ड होगा तो वो चीज आपको वैसा दिखेगा। अब आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, तो वो वहां ऊपर के पार्टिकल से क्या हो जाते हैं? टकराते हैं और वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, और स्कैटर्ड वाला लाइट आपके आंख तक आता है, इसलिए आपको आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो वाई स्काई लुक्स ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम है, छोटे छोटे पार्टिकल से ये टकरा करके स्कैटर्ड हो जाते हैं, और स्कैटर्ड लाइट आपके आंख में आता है, इसलिए वो चीज आपको कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। बता दो पहले इतना बात, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। तो ये तो ब्लू कलर की बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। अब देखना, लिखो इसको पहले, ध्यान से सुनो। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखने के लिए समुद्र में जाइएगा कि नीला समुद्र देखना है तो समुद्र के अंदर चले जाइएगा, ऐसा है नहीं। ध्यान से सुनो। तो आप देखिएगा तो ऊपर से देखिएगा, तो जब सूरज की रोशनी आती है तो सारे कलर तो आते हैं, ध्यान से सुनना, और जो ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट है वो नीचे चला जाता है। लेकिन जो कम वेवलेंथ वाला लाइट है, जिससे पानी, डस्ट पार्टिकल, जो उसमें नमक है, ये सब जो घुला हुआ है, वो उसको क्या कर देता है? ऊपर ही पानी की सरफेस पे ही क्या कर देता है? उसको स्कैटर्ड कर देता है, जिसके वजह से हमको वो स्कैटर्ड वाला लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख तक जाता है और हमें वो चीज नीला दिखाई देता है। वाई समुद्र लुक्स नीला? क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट जा रहा है वहां पे, और वो रिफ्लेक्ट हुआ कहां से है? स्कैटरिंग की वजह से पानी में, और वो जाएगा आपके आंख में, और जिसकी वजह से आपको कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। बता दो क्लियर है इतना बात? एक और बात, अगर स्कैटरिंग नहीं होता, यानी कि जब लोग एस्ट्रोनॉट जो है अगर वो स्पेस में है, तो उनको आसमान कैसा दिखाई देता है? डार्क। आपको आसमान का नीला कलर कैसे मिला? बोलो। स्कैटरिंग की वजह से मिला। और कौन सा लाइट स्कैटर्ड हुआ था? जिसका वेवलेंथ कम था वो स्कैटर्ड हुआ था। तो वेवलेंथ किसका कम था? ब्लू का। तो इसलिए आपको कैसा दिखाई दे रहा था? ब्लू। लेकिन क्या हो जब एटमॉस्फेयर ना हो तो हमके आसमान कैसा दिखाई देगा? डार्क। कैसा दिखाई देगा? डार्क, माने अंधेरा अंधेरा, जैसे रात में होता है। रात में तो लाइट ही नहीं होता है, तो स्कैटरिंग कहां से होगा? स्कैटरिंग नहीं होगा, तो रात में जैसा अंधेरा दिखाई देता है वैसा ही आपको कैसा दिखाई देगा? माने आप जब एटमॉस्फेयर में थोड़ा ऊपर चले जाइएगा ना, तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। या स्पेस से भी आसमान कैसा दिखाई देता है? डार्क दिखाई देता है। क्यों डार्क दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं होता है। तो एस्ट्रोनॉट को, या जब आप एक खास ऊंचाई पर चले जाइएगा, तो आपको आसमान कैसा दिखाई देगा? डार्क। क्यों डार्क दिखाई देगा?
क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। और हमें अच्छा, कभी कभी आपको आसमान अगर नीला की जगह व्हाइट दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सारा का सारा लाइट डिफ्यूज हो गया है, माने स्पेशल कलर कोई डिफ्यूज नहीं हुआ है, सारा का सारा डिफ्यूज हो गया। अच्छा, तो इसका तो जब सारा का सारा डिफ्यूज हो गया तो क्या होगा? आपको वो सारा लाइट आएगा एक ही साथ, तो सारा लाइट आएगा तो व्हाइट दिखेगा। बोलो क्लियर है इतना बात? तो बताइए यहां ये क्या आपको स्कैटरिंग समझ में आया? क्या टिंडल इफेक्ट समझ में आया? स्काई नीला क्यों होता है ये समझ आया? बोल दो। क्यों आसमान नीला क्यों होता है वो आपको समझ में आया? अब देखो, जब सूरज उगता है या डूबता है ना, तो वहां काफी दूर होता है, हॉरिजन के पास होता है। तो जब काफी दूरी तय करता है तो उसके बीच में काफी ज्यादा एटमॉस्फेयर आता है, और काफी ज्यादा एटमॉस्फेयर होने की वजह से जो ब्लू कलर और जो दूसरे कलर वाले लाइट है उधर ही छम जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं उधर ही। अरे बात समझ में? केवल रेड वाला लाइट हमारे आंख तक आ पाता है, तो जो हमारे आंख तक आएगा वही हमें दिखेगा। तो इसीलिए आसमान में जो क्या बोलते हैं, सूरज उगते या डूबते टाइम आपको येलोविश या फिर रेडिश दिखता है। बता दीजिए क्या दिक्कत है? क्यों दिखता है? क्योंकि वही लाइट आपके आंख तक आया है, बाकी दूसरे क्यों नहीं आए हैं? अच्छा, जब ये ऊपर आता है, सूरज जब ये ऊपर आता है तो हमें व्हाइट दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वहां सारे लाइट आ रहे हैं, तो सारे लाइट आ रहे हैं तो हमको व्हाइट दिखेगा। बोल दो क्लियर है इतना बात? अब बताइए, डेंजर का साइन रेड क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, उसमें स्कैटरिंग कम होता है, और स्कैटरिंग कम होगा तो डेंजर का साइन आपको दूर से ही दिख जाएगा, और जितना दूर से दिख जाए उतना ही क्या है, आसान है बचना, माने बचना इजी है। बोलो ठीक है? तो अब यहां चैप्टर होता है, सुन लीजिए बाबू,